हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईपिक। एपिक जो है ये एक पोइट्री की ही एक फॉर्म है। द टर्म ईपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक रूट्स ईपोस। जो ईपिक है ये वर्ड, जो ये टर्म है, ये एक ग्रीक रूट ईपोस से आई है। ईपोस जिसका मतलब होता है ए वर्ड, एक शब्द। ईपिक जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। ये एक लॉन्ग लंबी नैरेटिव पोयम है जिसमें जो पोइट होते हैं वो नैरेट करते हैं किसी स्टोरी को, किसी जो है लिजेंडरी हीरो की स्टोरी को, या फिर कोई सुपरनेचुरल थीम पर रिलेट बेस्ड जो स्टोरी होती है, मतलब एक स्टोरी नैरेट करते हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये जो पोइट्री की सबसे जो ग्रेटेस्ट है और मोस्ट सबलाइम फॉर्म है। इट रिलेट्स हीरोइक इवेंट्स इन एन एलिवेटेड स्टाइल। ये रिलेट करती है, ये बताती है हीरोइक इवेंट्स को, और वो भी एक एलिवेटेड स्टाइल में, किसी छोटे मोटे स्टाइल में नहीं बल्कि ग्रांड स्टाइल में, एक बड़े स्टाइल में, एक बहुत ही अच्छे स्टाइल में जो है ये हीरोइक इवेंट्स को बताती है। किसी भी जो है हीरो के द्वारा किए गए कार्यों को ये बताती है। इट इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है ऑन ए ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ग्रेट या फिर बहुत ही सीरियस होता है। रिलेटेड इन एन इलेवेटेड स्टाइल, जैसे ऊपर बताया कि बहुत ही इलेवेटेड स्टाइल में ये पोएम नरेट की जाती है। एंड सेंटर्ड ऑन ए हीरोइक थीम, और इसकी जो थीम होती है वो हीरोइक होती है। उसमें किसी हीरो के जो है डीड्स को दिखाया जाता है, किसी हीरो के हीरोइक डीड्स को जो उसने किए हों। इट नरेट्स द डीड्स ऑफ हीरोज़ एंड वॉरियर्स। ये जो है किसी हीरो के या वॉरियर्स जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं, उनके डीड्स को नरेट करती है। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स। ये जो जनरली डिवाइड होती है ये 12 बुक्स में डिवाइड होती है, यानी कि मोस्टली जो एपिक लिखे जाते हैं वो 12 बुक्स में लिखे जाते हैं। हालांकि कुछ ईपिक जो है 24 बुक्स में भी हैं, कुछ 6 बुक्स में भी हैं, लेकिन जनरली जो है 12 बुक्स होती है। जैसे पैराडाइज लोस्ट अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें भी 12 बुक्स हैं। पैराडाइज लोस्ट भी जो है एक ईपिक है। होमरिक एपिक्स, इलियड, ओडिसी, ईटीसी। जो होमरिक एपिक्स है, इनको होमरिक एपिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि होमर ने लिखे हैं ये। जैसे इलियड है, ओडिसी है, जो इनमें से ईच है, यानी कि जो भी ये एपिक है ऑफ द क्लासिकल एपिकल मॉडल इज़ ए वेरी एलोबरेट लॉन्ग स्टोरी ऑफ हीरोइक एक्शंस और सफरिंग। यानी कि इसमें से हर जितना जो भी एपिक है वो जो है क्या करता है, क्लासिकल एपिकल मॉडल है ये, और ये बहुत ही एलिब्रेट लॉन्ग स्टोरी है, एलिब्रेट करता है लॉन्ग स्टोरी को ऑफ हीरोइक एक्शन या सफरिंग्स की, किसी हीरो के एक्शन को, किसी हीरो के सफरिंग्स को ये बहुत ही जो है एलोब्रेटेड स्टाइल में दिखाता है, और ये लॉन्ग स्टोरी होती है। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स पार्ट देख लेते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या जो एसेंशियल, इसके जो एसेंशियल पार्ट है ईपिक में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी थीम की। ईपिक की थीम क्या होती है। द ईपिक इज़ ऑफन प्रॉम्प्टेड इन पार्ट बाय नेशनलिस्ट फीलिंग्स। ईपिक में जो है मोस्टली आपको नेशनलिस्ट फीलिंग्स देखने को मिलेगी, एक राष्ट्रवादी प्रेम देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप ओडिसी पढ़ोगे तो ओडिसी में जो है नेशनलिस्ट फीलिंग्स है। ओडिसी को जो है, ओडिसी में ओडिसी की ट्रैवलिंग को दिखाया गया है जो वो ट्रोजन वार से वापस आता है। इट सेलिब्रेट्स द हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ ए लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और ये सेलिब्रेट करता है हीरोइक एक्सप्लॉइट्स को, किसके, एक लेजेंडरी कैरेक्टर के, ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस हो, यानी कि जो राष्ट्र का एक मुख्य हीरो हो, एक लेजेंड हो, उसके कैरेक्टर को वो दिखाता है, उसके हीरोइक एक्सप्लॉइट्स को वो दिखाता है, उसके जो बहादुरी के कार्य हैं उसका वो वर्णन करता है। जैसे हिंदी में भी ईपिक है, मान लीजिए महाभारत है, रामायण है, अगर आप उनको पढ़ोगे तो उनमें भी रामायण में जैसे श्री राम के जो है हीरोइक डीड्स को दिखाया गया है, महाभारत में जो है पांडवों के हीरोइक डीड्स है, श्री कृष्ण जी के हीरोइक डीड्स हैं, तो उन सबको जो है दिखाया गया है। द थीम ऑफ द ईपिक इज स्टेटेड इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स accompanied by an invocation to some god or goddess। जो ईपिक की थीम होती है वो स्टेट कर दी जाती है पहली ही कुछ लाइनों में। पहली ही कुछ लाइनों में हमें पता चल जाता है कि इस ईपिक में क्या बताया गया है, इस ईपिक में किसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट फ्यू लाइंस होती है उसमें जो पोइट होते हैं वो इन्वोकेशन करते हैं किसी गॉड का या गोडेस का। पैराडाइज लोस्ट में भी जो है मिल्टन ने 9 म्यूज़ जो थी उनको
वो उनका जो इन्वोकेशन किया था, मतलब जो भी इपिक लिखे जाते हैं उनमें स्टार्टिंग में कोई ना कोई इन्वोकेशन ज़रूर होगा। स्टार्टिंग में जो है जो पोइट हैं वो इन्वोक करेंगे किसी भी, वो गॉड को इन्वोक कर सकते हैं, गॉडेस को इन्वोक कर सकते हैं, ताकि जो है उसका उनका जो इपिक है वो बहुत अच्छे से लिखा जाए, और वहीं पर जो है वो अपनी थीम बताएंगे। अगर आप पैराडाइज लोस्ट की पहली जो है कुछ लाइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस एपिक में जो है मिल्टन क्या क्या बताने वाले हैं। फॉल ऑफ द मैन, फॉल ऑफ द शैटन, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, मतलब ये सब जो है उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मैं इस पर बातें करूँगा। प्लॉट प्लॉट की बात करें तो जो ईपिक होते हैं इज़ द स्टोरी ऑफ सम हीरोइक एक्शन, वो कुछ हीरोइक एक्शन की स्टोरी होती है। द एक्शन इज़ देयर फॉर नेवर ट्राइवल, और जो एक्शन होते हैं वो तुच्छ नहीं होते, यानी कि वो कोई छोटे छोटे इवेंट्स नहीं होते, छोटी छोटी घटनाएं नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े एक्शंस होते हैं। इट हैज़ ए कॉम्प्लिकेशंस, ए टर्निंग पॉइंट एंड ए डिक्लाइन, इसमें जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, कोई टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, एंड ए डिक्लाइन, और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इट हैज़ यूनिटी ऑफ एक्शन आल्सो, इसमें आपको यूनिटी ऑफ एक्शन भी देखने को मिलेगा। ऑल द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर सबऑर्डिनेटेड टू द मेन डिज़ाइन ऑफ द पोएम, और जितने भी इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स जो इसमें घटित होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो सब ऑर्डिनेट होते हैं पोएम की मेन डिज़ाइन के। जो पोएम की मेन डिज़ाइन है, पोएम की जो मेन थीम होती है, मेन जो प्लॉट होता है उसके, वो सब ऑर्डिनेट होते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ फिजिकल और स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट और बोथ, और आप पे जो आपको जो है जो इपिक होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर आपको एक फिजिकल या फिर स्पिरिचुअल या फिर दोनों जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, एक संघर्ष देखने को मिलेगा। या तो वो संघर्ष जो है आंतरिक भी हो सकता है, वो अपने मन में मतलब मन ही मन संघर्ष कर रहा हो, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है उसका स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट बहुत दिखाया गया है। वो मतलब अपने अंदर ही अंदर सोचता रहता है, जब वो ईडन गार्डन को देखता है तब भी वो सोचता है कि मतलब ये तो इतना अच्छा है और मैं कहाँ हूँ, और मतलब मेरे साथ इतना बुरा हो गया है। वो जब ईव को देखता है, एडम और ईव को देखता है, तब भी वो उनसे जेलसी करता है और मन ही मन में सोचता है कि ये तो यहाँ पर इतने खुश है, इनको गॉड ने इतना सब कुछ दे दिया है और मुझे जो है हेल मिला है, मैं हेल में पड़ा हूँ। तो मतलब कन्फ्लिक्ट होता है, और फिजिकल कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे जो हीरो होते हैं उनके मतलब युद्ध को दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लड़ते हैं, तो वो फिजिकल होता है। तो फिजिकल और स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकता है, दोनों भी हो सकते हैं किसी हीरो में, या किसी में एक भी हो सकता है। कैरेक्टर की बात करें तो देयर आर ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द एपिक, एपिक में जो है बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर पोर्ट्रेट इन ग्रेट डिटेल्स, और कुछ में जो है ग्रेट डिटेल में बताया जाता है, कुछ को नहीं बताया जाता, कुछ को बहुत जो है शॉर्ट डिटेल में बताया जाता है, कुछ को ग्रेट डिटेल में बताया जाता है। हाउ एवर ऑल द कैरेक्टर्स आर सबऑर्डिनेटेड टू द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब कुछ जो कम डिटेल में जिनको बताया जाता है वो सब सबऑर्डिनेट होते हैं प्रिंसिपल कैरेक्टर के, पोएम की जो पोएम के प्रिंसिपल कैरेक्टर होते हैं। अब जैसे पैराडाइज लॉस्ट का जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है डेट इज़ एडम, ईव, शैटन, लेकिन और जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े जो है ग्रेट डिटेल में नहीं उनको बताया जाता, उनको ग्रेट डिटेल में पोर्ट्रेट नहीं किया जाता, लेकिन उनका एक अपना प्लेस होता है। मान लीजिए एबिडियल की अगर बात करें पैराडाइज लॉस्ट में, तो एबिडियल का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा ग्रेट डिटेल में उसको नहीं बताया गया है, लेकिन उसको फिर भी जो एक हीरो माना गया है फॉर आर्ग्यूइंग शैटन, क्योंकि वो शैटन से आर्ग्यू करता है। मतलब उसका रोल बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी वो अपना एक इम्पोर्टेंस प्लेस जो है पैराडाइज लॉस्ट में रखता है। इसी तरह और भी जो कैरेक्टर्स हैं जो सब ऑर्डिनेट है, जो और जो फॉलन एंजल्स दिखाए गए थे, जैसे मालोज था और भी जो थे, मतलब सब जो सैटन के आगे जो हैं वो सब ऑर्डिनेट हो जाते हैं। सैटन जो है प्रिंसिपल कैरेक्टर हो जाता है पोएम का। कैथारसिस, कैथारसिस आपने पहले भी पढ़ा होगा। कैथारसिस हमने ट्रेजेडी में पढ़ा है। ट्रेजेडी में जो कैथारसिस आता है, कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस होता है हमारा जो प्यूरिफिकेशन होता है इमोशंस का। जब हम किसी भी सीरियल को देखते हैं तो हम उसके अंदर इतना खो जाते हैं कि हम इमोशनल हो जाते हैं, तो वही चीज़ है। इट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ प्लीजर एज ट्रेजेडी, जैसे ट्रेजेडी में हमें प्लीजर मिलता है देखने से, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब खुशी मिलती है जब हम कोई गलत मतलब रोने का सीन देखते हैं या कुछ, मतलब जब हम किसी हीरो की जो है डाउनफॉल देखते हैं तो हम उसके साथ मतलब इमोशनल होते हैं, हमारे जो इमोशंस है वो बाहर आ जाते हैं, और इमोशन बाहर आने के बाद जो है इंसान को कुछ ना कुछ प्लेजर मिलता है। जब उसके इमोशन बाहर आ जाए तो उसे कुछ शांति मिलती है, आंतरिक शांति उसे मिल जाती है। तो वही चीज़ जो है कैथारसिस है। इट प्योर्स अवर बेसर इमोशंस, ही हमारे जो इमोशंस है उसको बाहर निकालता है, एंड लीव्स अस बेटर देन वी आर, और जैसे हम पहले थे उससे बेटर कंडीशन में हमें ये छोड़ देता है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस थे वो बाहर आ जाते हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जब हम देखते हैं कि ईव जो है
वो खा लेती है। ईव जो है नॉलेज ऑफ जो था फ्रूट वो खा लेते, फ्रूट ऑफ नॉलेज वो खा लेती है। उसके बाद वो एडम को भी खिलाती है, और उसके बाद जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना गलत किया, तो वो रोते हैं, वो मतलब बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं वो बहुत। तो उनके साथ साथ जो है मतलब जो रीडर उनको पढ़ रहा होता है वो भी वही चीज़ फील करता है। अगर हमने रामायण पढ़ी हो तो रामायण में जब सीता जी का हरण होता है तो उस वक्त जब राम जी को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में होते हैं, तो उनको देखकर जो रीडर्स हैं या जो जिन्होंने वो टीवी पर देखा है, मतलब जो देखने वाले होते हैं, वो भी जो है उनके साथ वही इमोशन फील करते हैं। तो मतलब जब हम कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनके मतलब उनको देखकर हमें हमारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, तो उस जो कंडीशन होती है उसको हम कैथारसिस कहते हैं। डिक्शन एंड स्टाइल, डिक्शन होती है भाषा उसकी, और स्टाइल, द स्टाइल इज़ वेरी डिग्निफाइड। जो इनका स्टाइल होता है वो बहुत ही डिग्निफाइड होता है, बहुत ही ग्रांड स्टाइल में ये लिखे जाते हैं। जनरली रेदर ऑर्नेट, ये ऑर्नेट होता है, एंड फॉर्मल, और फॉर्मल होता है। ऑर्नेट मतलब, ऑर्नेट का मतलब होता है किसी को सजाना बहुत अच्छे से, तो ये बहुत ही ऑर्नेट और फॉर्मल होता है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड आर ऑफन वेरी एलोब्रेट, ये ऑफन है, तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो जो है प्राय बहुत ही एलोब्रेट तरीके से जो है यूज़ की जाती है। यानी कि जो हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जैसे सिम्बली वगैरह, तो ये मतलब छोटे उस पर नहीं बल्कि बड़े जो है ग्रेट एक्सटेंशंस पर जो है इसको अप्लाई किया जाता है। एपिक सिमली जो है यहाँ पर अप्लाई की जाती है। डिक्शन इज़ आल्सो नॉट ऑर्डिनरी बट वेरी ग्रांड, और जो उसकी डिक्शन होती है वो भी कोई ऑर्डिनरी नहीं होती बल्कि बहुत ही ग्रांड होती है, बहुत ही ग्रांड स्टाइल में लिखी जाती है। फॉर्म, द एपिक हैज़ एन एलोब्रेट ग्रांड डिज़ाइन एंड इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ बुक्स। जो एपिक होती है उसकी जो रूपरेखा होती है वो बहुत ही ग्रांड डिज़ाइन होता है उसका, और वो जो है मोस्टली बुक्स में डिवाइड होती है। जैसे पैराडाइज लोस्ट आपने देखी है, उसमें 12 बुक्स हैं, मतलब जितने भी एपिक हैं वो सब जो है बुक्स में डिवाइड होते हैं। इन द कोर्स ऑफ एक्शन ए नंबर ऑफ एपिसोड रिलेटेड टू वॉन्डरिंग्स, मोमेंट्स ऑफ ट्रूप्स एंड बैटल्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। उसमें जो है मतलब जैसे एक्शन के उस पर मान लीजिए कि एक्शन के तौर पर उनको बांट दिया जाता है, या ए नंबर ऑफ एपिसोड्स दिखाए जाते हैं जो रिलेट करते हैं वॉन्डरिंग से, मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप से, या बैटल से, आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, और उनको जो है बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। उनको बुक्स में बांट दिया जाता है कि इस बुक्स में ये होगा, इस बुक में ये होगा, और उनको फिर बहुत ही ग्रांड स्टाइल में जो है दिखाया जाता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में केवल जो है शैटन और उसके फॉलन एंजल्स को ही दिखाया गया है, और मतलब इसी तरह जो है एक बुक में उसकी हेवन और हेवन में जो वॉर हुआ था उसको दिखाया गया है। एक बुक में जो है ये अर्थ कैसे बनी थी और ये सब चीज़ें कैसे बनी थी, मतलब ये वर्ल्ड कैसे बना था उसको दिखाया गया है। मतलब हर बुक में जो है एक अलग अलग जो है एक्शन वो दिखाया जाता है। सुपर एजेंट्स आर आल्सो सोन पार्टिसिपेटिंग इन द मेन एक्शन ऑफ द पोएम। आपको जो है सुपर जो है एजेंट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द मेन एक्शन ऑफ द पोएम, पोएम के मेन एक्शन में। सुपर जो है टच भी आपको एपिक में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो मेन जो एपिक है, जैसे होमर्स का इलियड एंड ओडिसी है, वर्जिल का एनिड है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, स्पेंसर की द फेयरी क्वीन है। एक है गिलगामेश द सुमेरियन एपिक, ये सुमेरियन एपिक है। 3000 इज़ द अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क इन द ओरल ट्रेडिशन, और ये जो है बहुत ही पुराना जो है एक एक्सटेंट वर्क है जब ओरल ट्रेडिशन हुआ करते थे, यानी कि जब राइटिंग नहीं हुआ करती थी, लिखे नहीं जाते थे कुछ भी चीज़, एपिक लिखे नहीं जाते थे, उस वक्त केवल ओरल ट्रेडिशन थी, तो उस वक्त का जो है ये एक एपिक है। बिवोल्फ, ये फर्स्ट इंग्लिश एपिक इसको कहा जाता है। इसके जो ऑथर है वो अननोन है, इसके ऑथर का नहीं पता, लेकिन ये फर्स्ट इंग्लिश एपिक कहा जाता है। इसके बाद एक है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जो है ओविड ने लिखा था, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये लिखा गया था। फिर है फर्सेलिया, ये ल्यूसन ने लिखा था और ये भी लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। इसमें जो है सिविल वॉर दिखाया गया है बिटवीन सीजर एंड पोम्पी, सीजर और पोम्पी के बीच में। द इलियड, इलियड जो है होमर के द्वारा लिखा गया है। ये रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ द वार्स बिटवीन द ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स, जो ट्रोजन का वॉर हुआ था उसकी ये स्टोरी दिखाता है। और ये इलियड जो है वो 24 बुक्स में डिवाइड है। ओडिसी भी जो है होमर ने ही लिखा है। ये रिलेट करता है द एडवेंचर्स ऑफ ओडिसी ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम द ट्रोजन वार टू हिज आइलैंड होम इथाका। जब ओडिसी जो है ट्रोजन वार से वापस अपने इथाका वापस अपने मतलब होम में आता है, अपना जो उसका आइलैंड था इथाका उसमें वापस आता है, तो उसके जो रिटर्न के एडवेंचर्स थे उसको जो है ये दिखाता है। इट इज़ नोन एज लिजेंडरी एपिक।
ये एक लेजेंडरी एपिक भी कहा जाता है और 24 बुक्स में ये डिवाइड है। द डिवाइन कॉमेडी ये डांटे ने लिखी है, ये 12 बुक्स में डिवाइड है। द फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखी है, ये ग्रेटेस्ट नैरेटिव पोएम है इन द 16th सेंचुरी, इस मिक्सचर ऑफ एपिक एंड रोमांस। इसमें आपको मतलब ये मिक्सचर है एक एपिक का भी और रोमांस का भी। 6 बुक में ये लिखी गई है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी है, ये पैराडाइज लॉस्ट रिलेट्स द फॉल ऑफ शैटन, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, वॉर बिटवीन गॉड एंड डेविल्स। 12 बुक्स में लिखी गई है और इसमें हमें देखने को मिलता है शैटन का फॉल कैसे हुआ था, कैसे वो जो है हेल में गया था, टेम्पटेशन कैसे हुआ था एडम और ईव का, वॉर जो है बिटवीन गॉड एंड डेविल्स की दिखाई गई है 12 बुक्स में। पैराडाइज लॉस्ट पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, हर बुक एक एनिमेटेड वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कीट्स ने भी जो है एक बुक लिखी थी हाइपेरियन, पैराडाइज लॉस्ट की मतलब पैराडाइज लॉस्ट को पढ़कर उन्होंने जो है एक हाइपेरियन लिखा था। शोराब एंड रुस्तम है एक एपिक, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। आइडल ऑफ किंग टेनिसन ने लिखा था। इसको जो कंप्लीट करने में उनको 40 साल लगे थे, ये 400 नहीं है, ये 40 है, 40 है, ये एक जीरो जो है ज़्यादा लग गई, तो टेनिसन ने जो है 40 साल लगाए थे इस बुक को कंप्लीट करने में। द रिंग एंड द बुक ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी 1868 में, 12 बुक्स में ये लिखी गई थी। और एनियड ये वर्जिल ने लिखी थी, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है और ये भी जो है 12 बुक्स में लिखी गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एपिक थे।